हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी गद्य का इतिहास, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इस खंड से एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तक अभी तक देखा गया है, पेपर की जो शुरुआत होती है, चाहे वो 12th क्लास का हो चाहे वो 10th क्लास का हो, इसकी शुरुआत जो होती है ज्यादातर गद्य खंड से ही शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, गद्य का इतिहास। तो जो गद्य साहित्य का इतिहास है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है उसको पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। ये जो पूर्व भारतेंदु युग है वो काव्य में जो था हमारा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल भागों में बटा हुआ था। लेकिन ये जो गद्य जो है हमारा पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, या इसको प्राचीन युग का नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी शुरुआत थी वो 1250 से लेकर 1868 ईस्वी तक थी। तो हिंदी साहित्य में 1250 से लेकर 1868 तक का जो समय था वो हमारा प्राचीन गद्य काल के नाम से या पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। अगला था भारतेंदु युग। यहाँ से हमारी जो थी आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी। और आधुनिक काल में जो था हमारा सबसे पहला काल जो था भारतेंदु युग के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके जो कवि थे, जो इसके जनक थे, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। उन्हीं के नाम पर इस काल को जाना जाता है। तो दूसरा काल है भारतेंदु युग। इसकी जो समय सीमा रही है वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है हमारा द्विवेदी युग। इसकी जो शुरुआत है वो 1900 से लेकर के 1922 तक की है। जो 1900 से लेकर 1922 तक का या 1919 तक का जो समय है वो हिंदी गद्य में और पद्य में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला काल है। और इस काल का नाम हमारे जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक भी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो इसके बाद अगला काल जो है, अगला युग है शुक्ल युग। ये युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर है। और इसका जो समय है वो 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक का समय है। इसके बाद हमारा जो समय है वो शुक्ल उत्तर युग के नाम से जाना जाता है। और काव्य में इसको छायावाद उत्तर युग के नाम से जाना जाता है। और ये जो समय है 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का समय है, जो हिंदी साहित्य में नए नए परिवर्तनों का समय रहा है। इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्र उत्तर युग। इसकी जो समय सीमा रही है 1947 से लेकर अब तक की है। और अगले वीडियो में हम इसके बारे में अन्य जानकारियां देंगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके चैनल हिंदी लवर्स में। और आज के वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में हमने उसका काल विभाजन पढ़ा था गद्य साहित्य का, और आज के वीडियो में हमने उसके प्रत्येक अंग को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। आज का हमने लिया है गद्य साहित्य का पहला भाग, जो पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा जो है 1250 से 1868 ईस्वी तक की है। इसका जो दूसरा नाम है उसको प्राचीन युग या आदि काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन गद्य है तो इसमें प्राचीन युग का नाम ज्यादा प्रबल रूप से लिया जाता है। इसका जो प्राचीन काल था इसमें हमारे गद्य का स्वरूप क्या था, उसका जो स्वरूप था वो 5 भागों में बटा हुआ था। पहला था राजस्थानी गद्य, दूसरा था ब्रजभाषा का गद्य, तीसरा था खड़ी बोली का जागरण काल या खड़ी बोली का गद्य, चौथा था भाग जो था इसका खड़ी बोली का उन्नयन, और पांचवा था पूर्व भारतेंदु युग। ये जो हमारा गद्य था प्राचीन काल में, प्राचीन युग में इन भागों में बटा हुआ था। तो इसके जो लेखक थे वो थे प्रमुख लेखक मुनि जिनविजय, संग्राम सिंह, गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास, जटमल, कवि गंग, रामप्रसाद निरंजनी, सद्र मिश्र, लल्लूलाल, इंसाल्लाह खां, सदाशिवलाल, राजा शिव प्रसाद, इनका उपनाम था सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह आदि जैसे प्रमुख जो नेता थे, जो कवि थे और जो लेखक भी रहे हैं। और उन्होंने हमारे गद्य के जो स्वरूप था उसको आगे की ओर बढ़ाया और यहाँ से इसके
और इसकी वकालत की, इसका पक्ष लिया और गद्य के लेखन में अपना काम शुरू किया और हिंदी साहित्य को एक समृद्ध करने का प्रयास किया। तो इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं प्राचीन काल की हैं। आराधना, अतिचर, श्रृंगार रसमंडन, अघन महात्म्य, गोरा बादल की कथा, सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी आदि प्रमुख रचनाएं हमारे प्राचीन युग की रचनाएं हैं। इस काल की विशेषता क्या है? इस काल की सबसे पहली विशेषता जो थी वो ये थी कि जैन धर्म के जो उपदेश थे और उसके सिद्धांत थे, इसमें उसका वर्णन किया गया। दूसरी विशेषता थी ब्रज भाषा का जो अपमार्जित रूप था। अपमार्जित का मतलब होता है अशुद्ध रूप। जो हमारा मार्जन किया गया भाषा का वो हमारा द्विवेदी युग में हुआ है, लेकिन जो हमारा गद्य था, क्योंकि हमारी जो गद्य की विधा थी वो बहुत कम विकसित थी, पद्य की विधा ज्यादा विकसित थी, क्योंकि उस काल में लोगों का मानना ये था किसी भी भाषा, संसार में कोई भी भाषा हो, उसका जो सबसे पहला रूप होता है वो पद्य में ही होता है, कविता के रूप में होता है, और जो गद्य होता है उसका विकास बाद में होता है। तो इसी नियम का पालन करते हुए हमारी हिंदी भाषा ने भी इस नियम का पालन किया और हिंदी भाषा में पद्य का ही प्रारंभ सबसे पहले देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारा जितना भी पद्य था वो हमारे ब्रज भाषा में लिखा हुआ था या फिर अवधी भाषा में था। तो जो हमारा गद्य था वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, नगण्य था, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत गद्य लिखा गया था उसमें ब्रज भाषा का जो अपमार्जित रूप था उसका प्रयोग किया गया था। तीसरी विशेषता ये थी इसमें, जब हमारे गद्य का परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे हमारे गद्य के साहित्य का जो इतिहास था आगे की ओर उन्नति करने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा, तब हमारे इस समय में एक ये हुई जो समाचार पत्र थे हमारे, जिनको हम आज के टाइम में अखबार के नाम से जानते हैं, जो समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया था।